बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, लाहौर शहर है, तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं कि यहाँ पर बिजली अभी तक अवेलेबल नहीं है और मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन एक बार फिर ज़ाहिरी बात है ऐसी सिचुएशन हमें देखने में मिली। इस तरह की सिचुएशन आज से कोई 3 साल कबल ऐसा हुआ था कि टोटल ब्लैकआउट हुआ था और उसके बाद अब आज का दिन जो है ये ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। ऑल ऑफ द कंट्री इज़ इन डार्क राइट नाउ और बिजली कहीं पर भी नहीं है। वज़ीर तवानाई जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रात 10 बजे तक की डेडलाइन है कि 10 बजे तक जो है बिजली को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बिजली नहीं है। जहां जनरेटर्स अवेलेबल हैं जनरेटर्स चल रहे हैं और जहां पर जनरेटर्स अवेलेबल नहीं हैं वहां कुछ भी नहीं चल रहा। अंधेरा हो चुका है और तकरीबन 12 घंटे का ही अरसा हो चुका है लाइट को गए हुए और अभी तक लाइट की वापसी की कोई सूरत हाल फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर लाहौर के अंदर एक निजी सोसाइटी है जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं गई और उन्होंने अपना ऐसा पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, दे हैव देयर ओन प्राइवेट पावर प्लांट्स। अगर वो सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं तो फिर इस मुल्क की बिजली को और इस मुल्क के इदारे भी बिजली को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस बिजली के जो अभी तक की लोड शेडिंग और जो कुछ भी यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है आवाम को ही फेस करना पड़ता है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी सिस्टम है, उसके बाद आज 12 घंटे की ये लोड शेडिंग हो चुकी है और मज़ीद कितनी देर गुजरेगी। कुछ अनासर से कहा जा रहा है कि शायद 24 घंटे लगेंगे बहाली में, लेकिन वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब आए और उन्होंने कहा कि मैंने रात 10 बजे तक की डेडलाइन दी है और 10 बजे से पहले पहले बिजली पूरे पाकिस्तान में बहाल कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि ये कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, ये कहा गया कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है और अगले 12 घंटों में बिजली मुकम्मल बहाल हो जाएगी। ये इन्होंने बयान दिया खुर्रम दस्तगीर साहब ने, लेकिन बड़ा फॉल्ट नहीं है तो पूरे पाकिस्तान की बिजली चली गई। मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी बिजली अवेलेबल नहीं है और कहा ही जा रहा है वज़ीर तवानाई की जानिब से कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है। तो अगर बड़ा फॉल्ट भी नहीं है तो शायद फिर ये मामूली से फॉल्ट की वजह से हम सबको ये चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बिजली अवेलेबल नहीं है। ये तो हालात है हमारे तवानाई के और हमारे वज़ीर तवानाई के। इस तरह की पुअर स्टेटमेंट्स देना और आकर ये बात करना हमारे सियासतदानों की शायद रिवायत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉस चेक नहीं होता, कोई दोबारा बात को वेरीफाई नहीं करता, जो दिल में आता है वो कहा जाता है। और अब ये भी सिचुएशन इस टाइम पे पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला, ज़ाहिर है एक ऐसी हड्डी फंसी हुई थी कि कौन वज़ीर आला बनेगा और किसको बनाया जाएगा पंजाब का निगरान वज़ीर आला। जो नाम दिए गए थे उन नामों के अंदर इन दी एंड नाम फ़ाइनल किया गया जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब का और इलेक्शन कमीशन ने ये नाम फ़ाइनल किया। चूँकि अपोजिशन और जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका किसी भी नाम के ऊपर, इन दी एंड ये नाम फ़ाइनल करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नाम फ़ाइनल किया। मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक सहाफ़ी हैं और एक जो है नामवर सहाफ़ी हैं, काफ़ी चैनल्स के मालिक हैं और बड़ी खिदमात हैं उनकी। BBC से स्टार्ट करके आज तक देखें उन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट की BBC के अंदर और वहीं पर अपना एज ए प्रोड्यूसर जॉब ज्वाइन की और फिर इन दी एंड एशिया के जो है वो हेड बने और बड़ी तरक्की की उन्होंने BBC की। और उसके बाद 31 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नाम से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क स्टार्ट किया और चैनल्स बनाने स्टार्ट किए और इस वक्त काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनके वो मालिक हैं और उनको वो रन कर रहे हैं। और अगर उनके अमले की जानिब से जाना जाए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय और बड़े जो है पॉजिटिव इंसान हैं, अपने अमले के साथ, अपने आम लोगों के साथ घुल मिल जाने वाली शख्सियत और हमेशा एक पॉजिटिव किरदार जो है वो उनका नज़र आया है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने चैनल के साथ, अपने नेटवर्क के अंदर। और कहा यह भी जा रहा है कि ज़ाहिर है उनके रवाबित हैं तकरीबन तमाम शख्सियात से, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ गहरे रवाबित हैं मोहसिन नकवी साहब के। और बाकी जहाँ तक उनकी बात है कि कहा यह जा रहा है कि वो एक शख्सियत ऐसी है कि जिस पर इत्तफ़ाक़ होना चाहिए था दोनों साइड्स को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते एज अ केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इस केयर टेकर सेटअप के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें CM बना दिया गया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल
इमरान खान साहब ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि ये जो केयर टेकर सेटअप आ रहा है, हम इस केयर टेकर सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करते और इसके ख़िलाफ़ हम अदालत में जाएंगे, यानी कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शायद अदालतों की जानिब से किसी और नाम को नामज़द कराने के लिए, किसी और शख्स को सामने लाने के लिए, या दोबारा से किसी और शख्स की यहाँ पर CM केयर टेकर CM के लिए तकर्रुरी की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस सिस्टम को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अगर केयर टेकर सेटअप आ चुका है, किसी शख्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नामज़द कर दिया है, तो मेरे ख्याल से और तमाम लोगों की राय भी यही है कि अब इनको केयर टेकर सेटअप रन करने देना चाहिए। और ये चाहिए यही है कि पंजाब की जो भी सूरत हाल है और जो आने वाले इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप आता है, इस केयर टेकर सेटअप का काम इलेक्शंस करवाना होता है और 3 माह का टाइम, लेकिन नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल प्रैक्टिस इज़ 90 डेज़। 90 डेज़ के बाद इनको इलेक्शंस करवाने होते हैं, जिसके लिए केयर टेकर सेटअप हमेशा आता है बिफोर द इलेक्शंस। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी आम इंतखाबात की सूरत हाल जो उन्होंने क्रिएट की। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट, हम तहलील करेंगे असम्बलियाँ पंजाब की और हम तहलील करेंगे असम्बलियाँ KPK की और तमाम अरकान इस्तीफ़े दे देंगे पार्लियामेंट से। ये उनका स्टैंड था। हुआ क्या, उन्होंने इस्तीफ़े दिए KPK से भी और पंजाब से भी, और पंजाब की असम्बली तहलील की और KPK की असम्बली भी तहलील कर दी। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद पार्लियामेंट में जब उन्होंने सोचा कि अब हम वापस पार्लियामेंट जाने का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कॉल दी जाए और ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो ही शुड टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इस चाल के बाद हुकूमत का अगला स्टेप ये हुआ कि हुकूमत ज़ाहिर है तजर्बाकार लोग हैं और बड़ा सियासी तजर्बा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इत्तेहाद के पास। 13 सियासी जमातें हैं, 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद के अंदर बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के सियासतदान जो इस सियासत को बखूबी समझते हैं एंड दे नो हाउ टू हैंडल इट। उन्होंने क्या किया, 35 पंक्चर लगा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बड़ा धचका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इस धचके के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थोड़ी सी बौखलाहट देखने को मिल रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त की जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 35 मेन वज़रा जब डी-सीट हो गए और उनके नोटिफिकेशंस, उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, तो अब हो ये रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही है। एहतजाज मुख्तलिफ़ चीज़ों पर है। एक तो मेन पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप जो अभी मोहसिन रज़ा नकवी साहब CM बने हैं, उनके खिलाफ भी एहतजाज करना चाह रहे हैं। दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन का रुख किया, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का रुख किया। जब पार्लियामेंट का रुख किया और कोशिश ये की गई कि अपने बचे हुए अरकान नेशनल असम्बली जो बच गए हैं, जिनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए, उनके इस्तीफ़े रोक लिए जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश कि उनके इस्तीफ़े मज़ीद नामंजूर किए जाएं और इस सिलसिले के अंदर पहले रुख किया गया पार्लियामेंट का। जब पार्लियामेंट में कोई खातिर ख्वाह सूरत हाल नहीं बनी तो फिर यहाँ से रुख किया गया राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ, और राजा परवेज़ अशरफ साहब भी अवेलेबल ना हुए जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से इलेक्शन कमीशन की जानिब गए। इलेक्शन कमीशन जाकर भी जब उन्हें सूरत हाल ऐसी मुश्किल सिचुएशन फेस करना पड़ी तो इन दी एंड अब इलेक्शन कमीशन से ये कहा जा रहा है कि हमारे मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो सिचुएशन अभी तक बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम कि उनके मेन अरकान नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। 11 पहले थे, 35 बाद में थे। अब जो सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन मेंबर्स वो सब ऑलमोस्ट डी-सीट हो चुके हैं और डी-सीट होने के बाद वफाकी हुकूमत PDM इत्तेहाद, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शंस कराए जाएंगे पंजाब के अंदर, इलेक्शंस कराए जाएंगे KPK के अंदर और उन तमाम अरकान के इलेक्शंस कराए जाएंगे, उनके हल्के के इलेक्शंस कराए जाएंगे जो नेशनल असम्बली से डी-सीट हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर हु इज़ गोइंग टू गेन एंड हु इज़ गोइंग टू लूज़। ज़ाहिर है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी शोहरत है और मैं मेरी शोहरत जो है इस टाइम पीक लेवल के ऊपर है। तमाम हल्का अहबाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की शोहरत इस टाइम पर पीक पर है और वो जहाँ चाहें वहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन के अंदर इंतखाबात होंगे, अगर इंतखाबात होंगे पंजाब के KPK के और
उन तमाम अरकान के जो डी-सीट हुए हैं नेशनल असम्बली से, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव चाल चली अपने लिए और अपनी सियासत के अंदर कोशिश की किसी भी तरह से सेटअप को मज़ीद आगे लिंगर ऑन किया जाए। इस लिंगर ऑन करने के अंदर शायद वो कामयाब होंगे, कुछ कामयाबी उनको मिलेगी। हो सकता है कि मज़ीद कुछ सीट्स वो गेन कर पाएँ इन दोनों सूबों से भी और नेशनल असम्बली की भी कोई सीट, कोई ना कोई ऐसी चंद सीट्स तो ज़रूर होंगी जिस पर वो कोशिश कर कर अपना इत्तेहाद बनाकर वो जो है वो गेन कर लें। क्योंकि जब 2018 के अंदर इलेक्शंस हुए थे तब ये सियासी इत्तेहाद नहीं था इन जमातों का, इनका इत्तेहाद बाद में बना जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, तो उनके ख़िलाफ़ ये सब मुत्तहिद हुए। उससे पहले ये सब मुत्तहिद नहीं थे और जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शंस हुआ हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया और कोशिश की कि अपने अपने वोटर से अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट दिलवाए जाएँ। अब जबकि इत्तेहाद होगा इन 13 सियासी जमातों का वर्सेस इमरान खान, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल होगी। और जो सिचुएशन अब बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सिचुएशन इस टाइम पे ज़ाहिर है ये है कि जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी वो इसलिए तहलील की गई थी कि शायद हम आम इंतखाबात की तरफ जाएँ। इस टाइम मुल्क की डिमांड क्या है नाज़रीन? मुल्क की डिमांड भी यही है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, कोई ऐसा सेटअप आए जिसको पता हो, आने वाली हुकूमत को पता हो कि अगले 5 साल का अरसा हमारे पास है और हम 5 साल के लिए हुकूमत करेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि अब तक हमने देखा कि जो हुकूमत आई यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा रजीम चेंज और PDM इत्तेहाद ने कहा कि हम आइनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर आए और हमने अपनी हुकूमत आइनी तरीके से बनाई। ये जो हुकूमत बनी, इस हुकूमत बनने के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था अवाम की जानिब से कि शायद जिन मुश्किल हालात में इमरान खान साहब ने इस मुल्क को डाला है, जो ये कहते थे, ये तमाम लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के इन मुश्किल हालात जो क्रिएट किए गए हैं इस सब की रीज़न इमरान खान है। 150 रुपये का पेट्रोल था, 170, 165-70 के ऊपर डॉलर की फ्लक्चुएशन थी और इस मुल्क के अंदर बड़ी बुरे हालात थे अकॉर्डिंग टू द PDM के जो वो तमाम लोग जो आज हमारे मुल्क के लीडर्स हैं। और ये कहते थे कि हम रिलीफ दिलवाएंगे आवाम को, हम आवाम का भला करेंगे और उन सब का साथ देंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। शुक्रिया बिलाल। जावेद भाई आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी आवाज़ आ रही है। जावेद भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आपकी आ रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद भाई कुछ तो थोड़ा सा हमें देखने में नज़र आया कि पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब का एक इशू था काफ़ी दिनों से क्रिएट हुआ इशू सेटल अप हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नाम फाइनल किया और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने हलफ भी उठा लिया और अब पंजाब के CM बन चुके हैं। क्या किस तरह से देखते हैं आप मोहसिन रज़ा नकवी साहब की इस पोस्टिंग को? सर देखो, पहली चीज ये है कि ये आइन और कानून के तहत अपॉइंटमेंट हुई है। ये देखो, आइन जब कहते हैं राब्ता मुनक़ता हो गया है और हम कोशिश करेंगे दोबारा जावेद साहब के साथ रब्ता करें। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर, मैंने आपको बताया जिस तरह से लोड शेडिंग का इशू है और इस टाइम पे बिजली का इशू है। बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज़ भी ये कह रही हैं कि हमारे लिए मुश्किल है कि हम अपने इस टाइम पे सेटअप को कंटिन्यू रखें और उनके लिए मुश्किल हो रहा है ड्यू टू द लोड शेडिंग। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। हाँ, तो देखो, ये आइन के तहत अपॉइंटमेंट हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी तरफ से नाम नहीं दिया है। ठीक है, ये नाम वही है जो कॉन्स्टिट्यूशनली दिए गए। अब बात आ जाती है मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट की, वो अपॉइंटमेंट हो गई है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान कहीं भी जाएंगे तो उनका इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि बाय लॉ तो इसमें कहीं कदबंद नहीं है। बाय एक्शन हाँ, उसमें बात हो सकती है। ठीक है, मगर उसमें तो अभी देखो ना, अपॉइंटमेंट हुआ भी 24 घंटे भी नहीं हुए, तो फिर उनके अमाल की बात या खदशात की बुनियाद पर या मुस्तकबिल के प्लानिंग की बुनियाद पर तो आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जो आज ज्यादा बड़ा मसला है, इस अपॉइंटमेंट से ज्यादा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और वो तवज्जो ये है कि क्या टाइम पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, ठीक है या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिस पे इमरान खान को काम करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की मईशत की और सिक्योरिटी की, कि अगर आपके शहर में
पेशावर जैसे शहर में एक डीएसपी को गोली मार दी जाए, शहीद हो जाए, तो वो एक रियासत पर हमला है। ऐसे वाकयात की सिचुएशन में क्या इन वाकयात की आड़ में इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा गैर आईनी कदम ना उठाए जिससे 90 दिन की बजाय इलेक्शन और ज्यादा लंबे अरसे में चले गए? ये है वो पॉइंट जिस पर इमरान खान को ज्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जावेद भाई जो एतराज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कहा यह जा रहा था कि नाम जो दो दिए जा रहे थे, एक नाम था अहाद चीमा और दूसरा मोहसिन रज़ा नकवी साहब। कहा यह जाता है कि अहाद चीमा जो है वो शायद शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड है और मोहसिन रज़ा नकवी साहब का बड़े गहरे ताल्लुकात हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। तो ये एतराज़ात सामने रखकर मेरा ख्याल उन्होंने बात की थी कि शायद कोई और नाम देना चाहिए। देखो बिलाल तो सहाफ़ी है ना जी, हमारे ताल्लुकात सबके साथ होते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमारी सलाम दुआ सबके साथ होती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हमारी लॉयल्टीज भी अदारों की बजाय, मुल्क कौम की बजाय हमारी उन इंडिविजुअल के साथ हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। आप भी देखो, सहाफत करते हो, मैं भी करता हूँ। मोहसिन को मैं पिछले 24 साल से जानता हूँ। बिल्कुल 24 साल से। उन एज ए CNN रिप्रेजेंटेटिव मैंने मोहसिन को देखा है कि ही वाज मीटिंग ऑल द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। मैंने मोहसिन के साथ 2000 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के खाना खाया। मैंने उस दौरान बेनजीर भुट्टो से मिला हूँ, मैं सबसे मिलता रहा हूँ। तो इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि हमारे रिश्ते हमारी जिम्मेदारियों से ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोहसिन का अगर आप कैरियर देखें तो कहाँ उन्होंने CNN में जो इंटर्नशिप की और अपॉइंटमेंट हुई और साउथ एशिया के हेड लगे और जिस तरह उस बंदे का एक्सपोजर है, और सबसे बड़ी बात एज ए एंटरप्रेन्योर जी, उस बंदे ने सिटी 42 का जितना बड़ा इनिशिएटिव लेकर खड़ा किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली उस बंदे की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर मोहसिन का कंपैरिजन किया जाए बाकी कैंडिडेट्स के दरमियान तो मोहसिन नकवी इज फार अहेड फ्रॉम देम। इसमें कोई शक नहीं है। 31 साल की एज के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था सिटी न्यूज़ नेटवर्क और बड़ी अचीवमेंट है उनकी आज तक जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की यहाँ पर। और उनके अगर अमले किसी भी उनके एम्प्लॉय से बात की जाए तो हर शख्स खुश नज़र आता है मोहसिन साहब से, और कहा जाता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब का बिहेवियर और उनका अपने तमाम अमले के साथ जो उनके तमाम लेन देन और बिहेवियर्स हैं वो दैट हैव बीन वेरी पॉजिटिव है। अब देखो अपॉइंटमेंट हो गई जी, कानून और आइन उनको सिर्फ दो चीजें करने को कहता है। वो कहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने सूबे को मैनेज करें और चलाएं। ठीक है, आपने मैनेज करना और चलाना है एडमिनिस्ट्रेटिवली। और दूसरा, शफाफ इलेक्शन करवाएं। दैट्स इट। इससे ज्यादा उनके पास कोई प्रोजेक्ट करने की या कोई प्रोजेक्ट को नए तरीके से एलोकेट करने की या कुछ और इनिशिएटिव लेने की वो कानून उनको इजाजत नहीं देता। नहीं, जाहिर है केयर टेकर सेटअप तो आया ही इसलिए है फॉर द कमिंग इलेक्शंस, ताकि जो कमिंग इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाए। ये मेन मकसद होता है केयर टेकर सेटअप। 2013 में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था जी, उसके पास आईनी तौर पे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बराबर ऑलमोस्ट पावर थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो 18 अमेंडमेंट हुई और 2017 में जो अमेंडमेंट हुई है उसके और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ठीक है, उसके बाद तो उनको डिफाइन कर दिया, लिमिटाइज कर दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी अपनी जात पे कोई इल्जाम हो। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्शन लेकर धांधली या इस तरह की चीजों के में इन्वॉल्व होते हैं, मैं समझता हूँ कि मोहसिन उन चीजों को रोकेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, देखो PTI जो जिस गलत फहमी का इजहार कर रही है या जिस खदशात का इजहार कर रही है वो मैं तुम्हें बताता चलूं। ठीक है, आपने मई में इधर पंजाब में इलेक्शन करवाए थे। ठीक है, उन इलेक्शन में PTI जीती। क्यों जीती? हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमत उनके खिलाफ थी, लेकिन जीती। क्यों?
उन्होंने अपने बैलेट पेपर की और बैलेट बॉक्स की हिफाजत की। बिल्कुल, उसका नतीजा उनको मिल गया। कराची का इलेक्शन आ जाए जी, उधर पीटीआई ने अपने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की हिफाजत नहीं की, जबकि उसके मुकाबले में जमात इस्लामी ने अपने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की हिफाजत की। बिल्कुल, तो नतीजा आपके सामने बिल्कुल ऐसी है। जो जमात इस्लामी ने जो एडवांस यानी इलेक्शन से पहले, याद रखो सिर्फ एक बात कि हर इलेक्शन में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन गार्ड होके अपनी तंजीमों को मजबूत करके इलेक्शन के तमाम प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करके अपने बैलेट पेपर, अपने बैलेट बॉक्स की हिफाजत करके अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ही पॉलिटिकल पार्टी को कामयाबी मिलनी है। बिल्कुल, वरना फिर ये भूल जाएं, चाहे इधर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी हो या कोई भी ओबीसी हो, आजीमा हो, चाहे जिसको मर्जी ये अपना बंदा लगा लें, उससे फिर नतीजा वो नहीं आएगा जो पीटीआई या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ख्वाहिश करती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये तो ज़ाहिर है सीएम पंजाब की बात थी, और जो अब हालात मुल्क में जा रहे हैं इस टाइम पे, बिजली का जो ब्रेकडाउन हुआ है जावेद भाई, और अभी तक 12 घंटे हो गए हैं पूरे लाहौर शहर और तमाम पाकिस्तान के अंदर बिजली अवेलेबल नहीं है, जबकि लाहौर शहर के साथ एक निजी सोसाइटी है, उसके अंदर 1 मिनट के लिए भी जो है वो यहाँ पर नहीं हुई बिजली के किसी किस्म का शॉर्टफॉल नहीं देखा गया वहाँ पर। तो सर ये क्या है, ये नाअहली नहीं है यहाँ पर? देखो बात पता क्या है कि हमने अपने माजी से कभी सीखते नहीं है जी। हम अपने माजी में जो हमारे नुकसानात होते हैं या हमारे इस तरह के जब फेलियर होते हैं नेशनल वाइड, हम उनकी इंक्वायरी करके जो लोग इनकी नालायकियों में, कोताहियों में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको सजाएं नहीं देते। ठीक है। और तीसरा, जब हम इंक्वायरी करवाते हैं, इंक्वायरीज में जो हमारे मसाइल होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई नहीं करते। ठीक है। इस तरह का वाकयात आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले भी हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। तो जब वो इंक्वायरी हुई है, क्या देखने की चीज है, वो इंक्वायरी हुई थी, अगर हुई थी तो उनमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे? सर उस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आई है, मैं आपसे शेयर करता हूँ जावेद भाई। इंक्वायरी रिपोर्ट आई कि बेसिकली उसमें जो तारें इस्तेमाल की गई थी वो 25 साल पुरानी थी। अच्छा, 25 साल तारें। क्या हमने जो लोग इन गलतियों में इन्वॉल्व थे, क्या हमने उनको सजाएं दी? नहीं दी। अब देखो ना, अभी दो वजूहात निकली अभी तक, जो मेरी जो नेपरा के लोगों से बात हो रही थी जी। उसमें 2 वजूहात सामने। पहली चीज आती है, इस तरह का फॉल्ट आता है जब आपने जो सेफ्टी फ्रीक्वेंसीज लगाई होती हैं एक्स्ट्रा, वो काम ना करें। तो पहला फेलियर ये था कि आपके जो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो एज पर दी लेटेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो फेलियर हुआ। जिससे वो सेफ्टी ने काम नहीं किया। जब बिजली का लोड एकदम किसी पावर प्लांट के बंद होने से या उसने ज्यादा बिजली पैदा करने से जो प्रेशर आया, उस फ्रीक्वेंसी को वो हैंडल नहीं कर सका। ठीक है। तो इसमें कसूरवार तो हमारा अपना सिस्टम है। हम आज भी वही 80, 90 और 2000 के मॉडल पे काम कर रहे हैं जो हमारे मुल्क का निजाम है। अगर हमने अपने आप को अपग्रेड ना किया होता या नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के तो शॉर्टफॉल आएंगे, मसाइल आएंगे। आपको इन चीजों को अगर ओवरकम करना है तो अपने पूरे सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने फ्रीक्वेंसी के निजाम को, जो सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी वाली फ्रीक्वेंसी है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये मसाइल चलते रहेंगे। लेकिन अभी मेरी कहीं बात हो रही थी जी। तो वो कह रहे थे कि लाहौर वगैरह है, गुजरांवाला में तो शुरू हो गई है बिजली, और वो शायद खुर्रम दस्तगीर साहब का हल्का इसलिए शुरू हो गई है सर। हाँ जी, इसलिए शुरू हो गई है। और लाहौर की बारी आनी है कोई 10-11 बजे के करीब। ठीक है। नहीं तो ज़ाहिर है, देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है और छोटे से फॉल्ट की वजह से ही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो सर ये भी तो मिनिस्टर साहब की मतलब ये स्टेटमेंट दे देना कि यहाँ पे 12-13 घंटे से लोग बिजली के बगैर पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं और वो कह रहे हैं जी कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो फिर ये हुआ क्यों? देखो सबसे बड़ा डायलेमा क्या है कि बिजली गई सुबह, ये फेलियर हुआ तकरीबन 7 बजे के करीब। ठीक है। और आपकी जो नेपरा है, एनटीडीसी है जी, जो नोटिस लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह लिया है दिन के 11:30 बजे। उनको 4.5-5 घंटे बाद तो होश आया है।
तो आपकी मैनेजमेंट के ये हालात हैं। और दूसरी चीज देखो, हमने ना अपनी सियासत में, अपने रवैयों में, अपने काम काज में झूठ और मुनाफिकत का सहारा लिया हुआ है। बिल्कुल, हर जगह हमने झूठ बोलनी है, हर जगह हमने मुनाफिकत करनी है, अवाम को बेवकूफ बनाना है। हम इन रवैयों की वजह से तो आज इस हाल पे पहुंचे हुए हैं। तो यही वो रवैया है ना भाई, आप अवाम को हकीकत बताएं कि रात को 12 बजे आएगी, अगले दिन आएगी या कब आएगी, ताकि जिसने कुछ स्टैंड बाय अपनी अरेंजमेंट करनी है वो अपने अरेंजमेंट करें। हर चीज को मैनेज करने का तरीका है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि अच्छे मुल्कों के अंदर तो एडवांस इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब इतने घंटे की लोड शेडिंग होगी, उसका आप पहले से बंदोबस्त कर लें। और हमारे मुल्क में अगर कुछ हो भी गया है तो 11:30 बजे से पहले किसी को होश ही नहीं आई। देखो, डोमेस्टिक यूज तो अलग चीज है, पर देखो शर्म का मुकाम ये है कि हॉस्पिटल्स हैं जहां देखो ना लोगों के कारोबार हैं, लोगों का सिस्टम चल रहे हैं उधर, ताकि वो अपनी स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें। एग्जैक्टली, ताकि नुकसान से बचा जा सके। 18 घंटे के लिए अपने जनरेटर्स को तो नहीं चला सकते ना। अगर आप, हुकूमतों का फर्ज बनता है कि कम से कम आवाम से सच बोलें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने झूठ इस हद तक जा चुके हैं, झूठ मार मार कर, कि हम अब बेपरवाह बेहिस हो गए। हुकूमत भी बेहिस हो गई है और अवाम भी अब इनको अकाउंटेबल नहीं करती इनकी बेहिसी को। सर, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूँगा जावेद भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही है कल, और आज वो गए, पहले पार्लियामेंट गए, राजा परवेज अशरफ साहब के पास गए, और फिर इन दी एंड हारे इलेक्शन कमीशन गए और कोशिश ये की कि हमारे रिमेनिंग इस्तीफे मंजूर ना किए जाएँ। तो ये एक जो चाल चली थी इमरान खान साहब ने कि मैं असम्बली तहलील करूँगा, उसके बाद हम पार्लियामेंट से इस्तीफे देंगे और हम लोग आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, मेरा ख्याल है सर सिचुएशन ही टॉपल हो गई है उनके लिए। देखो बिलाल, मैं कहीं किसी और शो में बात कर रहा था जी कि 2022 जो है ना, पाकिस्तान की तारीख में झूठ, मुनाफिकत, यू टर्न और आइन के रीडिफाइनिंग का साल होगा। ठीक है। इस साल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने झूठ, मुनाफिकत, यू टर्न और आइन को इतना रीडिफाइन किया अपनी मर्जी के मुताबिक कि अवाम को उन्होंने इस हद तक बेवकूफ बनाया कि उनको आज जो उनकी जरूरियात है उसका भी एहसास नहीं रहा। ठीक है। इमरान खान को जब एहसास हुआ कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने मईशत के साथ खेल खेला और बूबी ट्रैप्स बिछा कर चले गए। और इमरान खान इलेक्शन से इनकार करते रहे कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने। जैसे वो और जो ये पीडीएम हुकूमत है, झूठ और मुनाफिकत की इनकी हद देखें कि महंगाई के नाम पर लॉन्ग मार्च करके, नो कॉन्फिडेंस करा के डिमांड थी कि इलेक्शन करवाएं। जैसे ही हुकूमत में बैठे यू टर्न लिया और हुकूमत और भाग गया इलेक्शन से। और उसके बाद उनको कोई पता नहीं था कि महंगाई का नाम लेकर आए, अवाम को महंगाई से निकालना है, उल्टा अवाम पे महंगाई के एटम बम गिराए। एटम बम, सुनामी से लेके हर चीज वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई, इवन जंगों के बाद। तो इन्होंने फिर एक तरफ का आ गया इमरान खान ने जी कि मैं ये जंग-आलूद और करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, इस्तीफा दे के निकल गए जी। और उधर वो इनको बुलाते रहे कि आओ जी आप असेंबली में बैठो, असेंबली में बैठे। अच्छा, बात अभी 2 हफ्ते पहले क्या हुआ जी, इमरान खान ने कहा मैं असेंबलियों में जा रहा हूँ जी। इमरान खान ने यू टर्न लिया और उन्होंने भी रातों रात यू टर्न लेकर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, फिर 35 कर लिए। वरना हमें आइन को पढ़ा रहे जा रहे थे पिछले 8 महीने से कि जनाब एक एक करके कोई आएगा तो हम इस्तीफे कबूल करेंगे। और फिर एकदम 35 कर दिया, फिर 30 कर दिया। बात यह है कि सब ने अवाम को बेवकूफ बनाया, अवाम का मजाक उड़ाया और सिर्फ अपने मफादात के लिए। जावेद भाई, आप वक्ती सॉल्यूशंस क्या देखते हैं कि क्या हमें आम इंतखाबात की तरफ जानी चाहिए, या जिस तरह से अब वफाक चाह रहा है, अगर सपोज ये केपीके के अंदर इलेक्शंस कराते हैं, पंजाब में इलेक्शंस करा देते हैं और जो डी सीट लोग हैं, एमएनएज हैं, वहाँ पर इलेक्शन कराते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी इस सब सिचुएशन से आ सकेगी? नहीं, अब आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में तो अब देखो, आम इंतखाबात भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब सोल्यूशन है पहले ग्रैंड डायलॉग का। ठीक है। जब तक आप ग्रैंड डायलॉग नहीं करेंगे, कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे,
20 साल का इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाकर उसको साइड पे नहीं करेंगे, फिर जाकर इलेक्शन करवाएं, चाहे 6 महीने बाद कराएं, चाहे साल बाद करवाएं, चाहे 3 महीने बाद, फिर तो उसका फायदा है। ठीक है। अगर आपने डायलॉग नहीं किए और आपने मिसाके में शक नहीं की और फिर भी इलेक्शन, तो खैर शायद इलेक्शन भी ना हो, तो उस सूरत में मुल्क कभी भी आगे नहीं जाएगा। ये पॉलिटिकल क्यास और इकोनॉमिक क्यास बढ़ता ही जाएगा। जरूरत है इस वक्त डायलॉग की, ठीक है, मिल बैठकर डायरेक्शन दुरुस्त करने की, ठीक है, सियासत की, मईशत की और सिक्योरिटी की। अगर आपने वो डायरेक्शन दुरुस्त ना की तो मामलात खराब से खराब तर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद इकबाल साहब और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, बताया कि ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर झूठ, मुनाफिकत, यू टर्न, आइन की रीडिफाइनिंग और ये सब कुछ किया गया लास्ट ईयर पूरे 2022 के अंदर। और जो सिचुएशन हमें देखने को मिली और जो कुछ हालात हमें देखने को मिले, शायद उसका ही खमियाजा आज अवाम भुगत रही है। सियासतदानों की सियासत होती रही यहाँ पर। हर पार्टी ने अपने कोशिश की, अपने मफाद की कोशिश की, मफाद परस्ती की हद देखने को हमें मिली हर सियासी जमात की जानिब से, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ और बाकी सब तमाम PDM जमातें हों। ज़ाहिर है PDM जमातें सबसे बड़ा गेन तो उन्होंने किया, और गेन ये किया कि अपने केसेस माफ़ कराए, नैब के दांत निकाल दिए और उसको टुथलेस करके अपने खिलाफ जो तमाम केसेस थे वो सबको सेंड किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं राहत जुल्फ़िकार साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी राहत भाई, CM पंजाब, ज़ाहिर है सबसे बड़ा आज की जो खबर है वो यही है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब को CM पंजाब लगा दिया गया है। सर, आप इनकी तकर्री को किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये अपॉइंटमेंट ठीक हुई है? मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी हर लिहाज से मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं। इसमें कोई ना वहां वाली बात है ना कोई ताज वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आइन, वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उनको लगाया गया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाकी जो 2-3 लोग थे, नसीर अहमद खान का एक नाम था, नसीर अहमद खान की डुअल नेशनलिटी निकल गई, उसको विड्रॉ कर लिया गया। जी बिल्कुल। बाकी 1-2 लोगों पे वैसे ही इतराज था, और उसमें मोहसिन नकवी एक बेस्ट चॉइस है, जो जिसका कैलिबर भी है, जो सिस्टम को भी समझता है, जो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है उनके खिलाफ, और कल भी कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये शायद उनकी फेवर की नहीं हुई है, या वो क्यों इस तरह से करना चाह रहे हैं? राहत भाई देखिए, PTI का एक अपना नैरेटिव है। PTI कोशिश करेगी, एहतजाज भी करेगी और ये भी कहेगी कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी गेम, अपनी अपनी सियासत करती है। जी। PTI के लोग जो हैं और इमरान खान खासकर, वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते। वो जो मौजूदा हमारा स्टेटस को का निज़ाम है, जो मौजूदा सिस्टम है, उसको उस तरह से नहीं समझते जिस तरह नून लीग की लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या काफ लीग के लोग समझते हैं। ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने उस अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को नॉकआउट किया, बनी बनाई उसने गवर्नमेंट खत्म किया जी। और खत्म करने के बाद अब अगले सेटअप के अंदर उनको पता नहीं क्या गलतफहमी थी, किस शख्स ने उनको मिसगाइड किया है, वो उसके अपने लोग भी नहीं आ सकेगा। चीफ मिनिस्टर अपना नहीं आया, आगे जितनी मशीनरी होगी वो भी ज़ाहिर PTI से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें यह है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो PTI नॉकआउट हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि उनकी किस्मत में अगले 6 महीने साल फिर सड़कों के ऊपर इसी तरह नारे शरे लगाने के अलावा उनका कोई काम नहीं होगा, और ये सिस्टम मुझे आगे एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये तो जब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं, जब से उन पर सियासी बूम आया है, तब से वो एहतजाज ही कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और मेरा ख्याल है कि वो आज भी अब सरापा एहतजाज ही हैं, और शायद इन फ्यूचर भी यही पोजीशन रहेगी इमरान खान साहब की। लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन गए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं 3rd टाइम, लेकिन फर्स्ट पहले वो पार्लियामेंट गए और उन्होंने कोशिश की कि जो हमारे बाकी अरकान हैं इनको बचा लिया जाए, इनके इस्तीफ़े मंजूर ना हो। इसके लिए फिर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब को रब्ता करने की कोशिश की। इन दी एंड इलेक्शन कमीशन के और जाकर इस्तदा की कि हमारे रिमेनिंग इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं। तो ये तो खुद से चाह रहे थे कि सब पार्लियामेंट के अरकान जो है वो इस्तीफ़े दे दें, और अब इससे भी यू टर्न ले रहे हैं। राहत भाई, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इसको?
देखें, इमरान खान को मेरे ख्याल में ट्रैप किया गया और उसी ट्रैप के अंदर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी गवाई है। दोनों गवर्नमेंट उनके बड़े मजबूत मोर्चे थे। ठीक है। KPK भी उनका एक बड़ा मोर्चा था, पंजाब भी एक बड़ा मोर्चा था। दोनों मोर्चे खत्म करके वो एक तरह से इनसिक्योर भी हो गए हैं। और दूसरा ये है कि उनका ख्याल था कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी, सूबे भी खत्म हो जाएंगे और उनको इलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये एक ट्रैप था। ठीक है। कुछ लोगों ने ट्रैप करके पंजाब और KP की गवर्नमेंट भी खत्म करवाई है और उसके बाद उनको कहा कि जी आप धरने छोड़ दें, जलसे जुलूस छोड़ दें, एहतजाज छोड़ दें, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जब उसने जाने की कोशिश की और उसने कहा कि जी मैं उधर आ रहा हूँ, तो वहां पे भी उनको इस्तीफे मंजूर करके फारिग कर दिया गया। तो ये बेसिकली एक ट्रैप था। ठीक है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ लोग उसको एंगेज किए हुए थे। ठीक है। और उसी ट्रैप के अंदर उसने ये सारी गलती की और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। हालांकि नून लीग के लोग परेशान थे, वो समझ रहे थे कि नून लीग की जो PTI की पंजाब गवर्नमेंट है उनको बहुत टफ टाइम दे रही है। अगर ये 6 महीने साल और चल गई जी तो ये नून लीग का पंजाब के अंदर से पूरी तरह से कबाड़ा कर सकते थे। बिल्कुल। ये एक बेवकूफ़ी में उसने अपनी हुकूमतें खत्म कर दी। अब वो बिल्कुल इनसिक्योर हो गया और इलेक्शन फौरी तौर पर उसको नहीं मिल रहा। नहीं, अब ज़ाहिर है वफाक यही चाह रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए। आपको क्या कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि आम इंतखाबात की तरफ सिचुएशन जा सकती है? देखिए, उसकी पूरी कोशिश है, वो दोबारा से एहतजाज करेगा। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, माशी तौर पे हम तबाह बर्बाद हुए हैं जी। पैसा है कोई नहीं, डॉलर कहाँ पहुँच गया, आटा चीनी से। और अब जो IMF की अब कंडीशंस आ रही हैं राहत भाई, उसके बाद तो कहा जा रहा है शायद हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 50% से भी इंक्रीज कर जाएगी। ये देखें, आपका ज़र मुबादला की क्या सूरत हाल है, ग्रोथ रेट कहाँ पे पहुँच गई है, महंगाई की सूरत हाल क्या है, और आज एनर्जी ब्रेकडाउन चल रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये पता चल रही है कि वो इस वजह से ब्रेकडाउन हुआ है कि आपकी जो एनर्जी की प्रोडक्शन थी वो बहुत नीचे चली गई थी। अच्छा, प्रोडक्शन क्यों नहीं है कि आपके पास तेल नहीं है, तेल के लिए पैसे नहीं है जी। पैसे जब आपके पास नहीं होंगे और उसके बाद क्या होगा, ये सारा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है जी कि एक दिन ये 24 घंटे का जो ब्रेकडाउन है इससे $1 बिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट को इसका फायदा हो रहा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का खर्च नहीं होता और पूरी कौम और पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। ठीक है। ये घरों से लेके आपकी फैक्ट्री तक हर चीज के अंदर जो कैफियत आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से लोग पैनिक हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की मुल्क की सूरत हाल के अंदर इमरान खान अगर दोबारा एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलते हैं, एक तो लोग उनको डिसलाइक करेंगे, वो कहेंगे जी ये हर वक्त एहतजाज ही करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। सर लेकिन अभी जो सिचुएशन वफाक की जानिब से जी इतना लंबा सफर है जिसपे वो गामजन है। ठीक है। PDM चाह ये रही है कि उनको इतना थका दिया जाए, उनको इतना लंबा कर दिया जाए। और अभी चूंकि PDM की जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनके पास इलेक्शन का नैरेटिव कोई है नहीं जी। वो चाह रहे हैं कि ये मामला लंबा हो और ये जल्द से जुलूस करता करता थक जाए और जब ये इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी नीचे आए उसके बाद वो इलेक्शन को अनाउंस करते हैं। तो सर ज़ाहिर है अब PDM जिस तरह से अब जो वफाकी हुकूमत है किसी भी तरह से अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, वो ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना इस मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, ना फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं बल्कि कम ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और अब बिजली का बहरान जिस तरह से आप बता रहे हैं कि $1 बिलियन का शायद रोज़ाना का फ़ायदा होगा हुकूमत को अगर वो इस तरह से पूरे मुल्क को ब्लैकआउट रखें। तो सर मतलब आपको लगता है कि किसी भी तरह सिचुएशन को ये हुकूमत अगर आगे चलती है आने वाले 6 माह के अंदर पाकिस्तान में किसी शख्स आम आवाम के लिए किसी किस्म की बेहतरी ला सकते हैं ये लोग? बिल्कुल बेहतरी नहीं आ सकती इस निज़ाम के तहत और मौजूदा हालात के तहत। ठीक है। अगर कायद-ए-आज़म को आप कब्र से ला के आते हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर जी, तो 2 महीने के बाद उनके खिलाफ भी एहतजाज हो रहा होगा। वजह यह है कि आपका सिस्टम ही नीचे से सपोर्ट नहीं करता, आपका सिस्टम ही सारा खराब हो चुका है और पार्लियामेंटी निज़ाम एक तरह से फेल हो चुका है। ठीक है। आपका जो इंसाफ का निज़ाम है, आपका जो सियासत का निज़ाम है, आपका जो पुलिस कल्चर है, इस सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इस सिस्टम के तहत किसी भी काबिल से काबिल शख्स को आप ला के बैठा दें, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा जब तक आप सिस्टम को रिव्यू नहीं करते, सिस्टम को ठीक नहीं करते और इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आते। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के तहत जब आपकी जेब में डेला नहीं है, पैसे आपके पास है नहीं, पूरी दुनिया से आप मांग रहे हैं, कासा आपके हाथ के अंदर है और जगह जगह से आप पैसे मांग रहे हैं, इन हालात के अंदर अवाम को रिलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, बस अवाम को सिर्फ आप तकलीफ ही दे सकते हैं।
सर ज़रा जी आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, 30 रुपए की रोटी हो गई है। तो इन हालात के अंदर अवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, जबकि आपके ज़रिए मुबादला बिल्कुल 4-5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। पैसे आपके पास है नहीं, महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। तो इन हालात के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो कोई मुआवजा नहीं कर सकती। तो सर किस तरह से रिलीफ मिलेगा? ज़ाहिर है अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, विफाक चाह नहीं रहे किसी भी तरह से आम इंतखाबात की तरफ जाएं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अरबों रुपया इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं कि किसी भी तरह पंजाब और KPK में इलेक्शंस कराएं, और अगर ये इलेक्शंस होते हैं इनकी मुताबिक तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो गेन करेगी PDM। 2018 के अंदर ये जमातें इकट्ठी नहीं थी, अब मुत्तहिद हो चुकी हैं। सो इनके मुत्तहिद होने के बाद अब जब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद इन तमाम सीट्स पर कुछ ना कुछ गेन तो करेंगे वो, तो बेहतर पोजीशन तो इनकी रहेगी। लेकिन अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है सर, अवाम को तो किसी तरह से रिलीफ ना अगर ये नहीं दे पाएंगे, फिर भी हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, तो सर फिर इस मुल्क के लिए क्या सिचुएशन आप देखते हैं कि इकोनॉमी हमारी किस तरह से फिर कहाँ पे जाएगी? सर देखिए, जितना एहतजाज इमरान खान ने किया है, इससे ज्यादा एहतजाज इस मुल्क की तारीख में नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं। मैक्सिमम उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, मैक्सिमम रिलीजियंस दिखाई, मैक्सिमम रिएक्शन किया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला कि मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते चले गए। अब दोबारा भी वो सड़कों पे कहते हैं फरवरी को मैं निकल रहा हूँ, फरवरी में अगर वो सड़कों पे आ जाते हैं तो नतीजा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, हालात खराब होंगे। मुल्क की हालात ठीक हो सकती है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप इलेक्शन करवाएं या कोई नेशनल सतह पे एक ऐसा मैसेज दें जिससे स्टेबिलिटी आ सके। इस तरह के हालात में एक जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलर लीडर, वो सड़कों के ऊपर है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो एहतजाज कर रहा है और गवर्नमेंट इत्तेहादिज्म पे चल रही है, तो इस तरह स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर था जो 40 से 50 इंडस्ट्रियों को चलाता था, 40 से 50 बाकी इंडस्ट्रीज उसकी वजह से चलती थी, वो भी जमीन के ऊपर है जी। इसके साथ साथ आप देख लें, आपकी टेक्सटाइल तबाह बर्बाद हो गई है, आपका तमाम कारखाने बंद हैं, 8.5 लाख से ज्यादा लोग ब्रेन ड्रेन हो चुका है, पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, नेशनलिटी बाहर ले चुके हैं, ज़रिए मुबादला आपका कहाँ पे है। तो इन हालात के अंदर देखिए कैसे बेहतरी आ सकती है। तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, लोग गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म नहीं होती, ओवरसीज पैसे रोक के बैठे हुए वो पैसे पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टू रैप अप द शो। नाज़रीन, आपने देखा कि जुल्फ़िकार राहत साहब ने जिस तरह से बताया, और जो हमारे मुल्क की सिचुएशन इस टाइम चल रही है, वफाकी हुकूमत ये चाह रही है, इमरान खान साहब को ट्रैप कर लिया गया है, शायद इमरान खान साहब के ही अपने एडवाइज़र्स की जानिब से, और जो लोग उनको एडवाइस करते थे कि आप इस तरह से करें, आप असम्बलियाँ तहलील करें पंजाब की और KPK की, और इसके बाद आम इंतखाबात हो जाएंगे, तो शायद ये एक ख्वाब बन के रह गया है इमरान खान साहब के लिए कि आम इंतखाबात की जानिब अब किसी भी तरह सिचुएशन जाती नज़र नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत PDM इत्तेहाद अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, लेकिन सिर्फ सूबाई इलेक्शंस होंगे और उन हलकों में इलेक्शंस होंगे जहाँ से PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs डीनोटिफाई हुए हैं, और इसके बाद हु इज़ गोइंग टू गेन? ज़ाहिर है फ़ायदा तो PDM का होगा, क्योंकि इन तमाम हलकों के अंदर, इन दोनों सूबों के अंदर पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी। इमरान खान साहब फिर से सरापा एहतजाज हैं, बिजली हमारे मुल्क में है नहीं है, इकॉनमी हमारी बेड़ा गर्क हो चुका है, और इमरान खान साहब फिर से एहतजाज किए जा रहे हैं। और जो हमारे दूसरी तमाम पार्टीज़ हैं जो इस टाइम हुकूमत में हैं, दे आर एंजॉइंग द सिचुएशन है, और उनके तो तमाम जो है वो चीज़ें सीधी होती जा रही हैं, केसेस ख़त्म हो गए हैं और पैसा बन रहा है, पैसा आ रहा है, सब सिचुएशन चल रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। नाज़रीन, कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अल्लाह हाफ़िज़।